ये एक फिल्म की कहानी है जो समुद्र की गहराइयों में होती है। सुबह उठकर ब्रश करते वक्त नोरा को अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होता है। खतरे का अंदाजा लगाकर वो ध्यान से इधर उधर देखती है। फिर जो वो देखती है उससे उसका दिल ठंडा पड़ जाता है। असल में नोरा इस वक्त समुद्र के कई हजार फीट नीचे है, जहाँ आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँची। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो पल भर में इंसान के जिस्म को कुचल कर पानी में मिला सकता है। इसी जगह समुद्र पर रिसर्च करने के लिए एक बेस स्टेशन तामीर किया गया है और उसी में ये लोग रहते हैं। नोरा बताती है कि महीनों तक इतनी गहराई में रहने पर दिन है या रात ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सपने और हकीकत में फर्क करना भी कठिन हो जाता है, मगर फिर भी उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। नोरा ये बातें बता ही रही होती है कि अचानक पूरे बेस की लाइट्स अजीब तरह ब्लिंक करने लगती हैं। क्या हो रहा है ये जानने के लिए जैकेट पहनकर नोरा आगे बढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि ऊपर से पानी लीक हो रहा है और ये मंजर देखकर उसका दिल पूरी तरह बैठ जाता है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इंसान की हड्डियों को एक सेकंड में पाउडर की तरह पीसने की ताकत रखता है। लेकिन नोरा इस बारे में ज्यादा सोच भी नहीं पाती कि अचानक बेस की दीवार टूट जाती है और पानी अंदर घुसने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए नोरा पूरी ताकत से दूसरे कॉरिडोर की तरफ दौड़ने लगती है और सो रहे क्रू मेंबर्स को जगाने की कोशिश करती है। ये डरावना मंजर देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चिल्लाते हुए नोरा के पीछे भागने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद वो लोग एक कमरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस कमरे का डोर सिस्टम फेल हो चुका होता है, इसलिए वो किसी भी तरह लॉक नहीं हो रहा था। वक्त जाया किए बिना नोरा हाथों से उस सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने लगती है। तभी वो देखती है कि कई क्रू मेंबर्स पानी से लड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नोरा चिल्लाकर उन्हें और तेज दौड़ने के लिए कहती है, लेकिन डोर तक पहुँचने से पहले ही समुद्र का पानी उन्हें निगल लेता है। ये भयंकर मंजर देखकर उनमें से एक नोरा से कहता है कि जल्दी से डोर बंद करो वरना सब मर जाएंगे। आखिरकार नोरा बटन दबा देती है और आखिरी पल में जोरदार आवाज के साथ गेट बंद हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ फिर से अजीब तरह शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनका साथी रोड्रिगो कहता है कि शायद कोई बड़ा भूचाल आया होगा, वरना ऐसा होना मुश्किल था। इसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। मतलब उनका कंट्रोल रूम से पूरा राब्ता टूट चुका था। उसी वक्त उन्हें एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे बेस के बाहर कोई बहुत बड़ा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हिल रहा है और अपने तेज नाखूनों से बेस की दीवारों पर वार कर रहा है। खतरे को भांपते हुए नोरा और रोड्रिगो देर किए बिना एस्केप पॉड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। टूटे फूटे बेस के अंदर से गुजरते हुए वो किसी तरह सर्वर रूम तक पहुंचते हैं और खराब कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी वही डरावनी आवाज फिर से बिल्कुल पास से सुनाई देती है। अब उन्हें शक होने लगता है कि ये कोई सामान्य भूचाल नहीं हो सकता। नोरा सिस्टम का डेटा चेक करके देखती है कि पूरा बेस ताश के घर की तरह टूटकर बिखर चुका है, सिर्फ कुछ हिस्से किसी तरह बचे हुए हैं। फिर नोरा और रोड्रिगो एस्केप पॉड की तरफ रुखसती करते हैं। टूटे फूटे माहौल में रेंगते हुए वो रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक पीछे से कोई दर्द भरी आवाज में चिल्लाता है, मुझे बचाओ। पीछे मुड़कर देखते हैं कि उनका साथी पॉल मलबे के नीचे दबा हुआ है। दोनों मिलकर काफी कोशिश के बाद उसे बाहर खींच लेते हैं। अब तीनों मिलकर एस्केप की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ता इतना तंग हो चुका होता है कि रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे आगे नोरा होती है। अचानक उसकी नजर एक डेड बॉडी पर पड़ती है। उस शख्स की आंखें खुली हुई थी और उनमें इतना डर था कि लगता था मरने से पहले उसने कुछ बहुत डरावना देखा था। ये मंजर देखकर उनके दिल में ये खौफ घर कर बैठ जाता है कि शायद समुद्र की गहराई में कोई भयंकर चीज जाग चुकी है जो इंसानी कल्पना से भी बाहर है। काफी मुश्किलों के बाद वो लोग आखिरकार पॉड रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक भी एस्केप पॉड वहां नहीं होती। वहां सिर्फ कैप्टन लूशियन खड़े होते हैं, जो डोर लॉक होने की वजह से अंदर फंसे हुए थे। नोरा बाहर से किसी तरह डोर खोल देती है। बाहर आके कैप्टन बताते हैं कि जितनी भी पॉड्स थी उनमें बाकी क्रू मेंबर्स को पानी की सतह की तरफ भेज दिया गया है। अब उन्हें सबमर्सिबल रूम तक पहुंचना होगा। नोरा कैप्टन को बताती है कि पूरा बेस लगभग खत्म हो चुका है। उन्हें ये भी नहीं पता कि कितने लोग अभी जिंदा हैं या वो खुद बचेंगे या नहीं। फिर नोरा कैप्टन से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या सच में भूचाल है या कुछ और। कैप्टन कहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, मगर अब उन्हें मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा। इसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं, जहां एमिली और स्मिथ बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिलता। ऊपर से कंट्रोल रूम को बार बार ऐसे झटके लग रहे होते हैं जैसे बाहर से कोई
बहुत बड़ी चीज पूरे बेस को धकेलने की कोशिश कर रही हो। नोरा सिस्टम चेक करके बताती है कि बेस के ऊपर वाले तमाम फ्लोर्स और कूलिंग टावर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, लेकिन असली खतरा बेस का कोर है जो पूरे बेस को पावर देता है। वो किसी भी वक्त फट सकता है। अगर कोर फट गया तो धमाका इतना भयंकर होगा कि एक पल में पूरा रिसर्च स्टेशन राख बन जाएगा। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बाकी एस्केप पॉड्स पहले ही टूटकर खत्म हो चुके थे। जब सब लोग उम्मीद छोड़ने लगते हैं, तभी कैप्टन कहते हैं कि उनके पास एक आखिरी मौका है। उन्हें बेस के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा जहां ड्रिलिंग का काम चल रहा था। शायद वहां कोई पॉड मिल जाए। पॉल कहता है कि ड्रिलिंग साइट यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। ऐसे हालात में वहाँ कैसे पहुँचेंगे? इसी बीच स्मिथ को ड्रिलिंग साइट से आया एक आखिरी सिग्नल मिलता है, लेकिन उसे सुनकर सबकी सांस रुक जाती है, क्योंकि उस सिग्नल में सिर्फ लोगों की चीखें और किसी भयंकर जानवर की डरावनी आवाज थी। उसी वक्त पूरा बेस फिर से कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में छुपता कोई दानव पूरे स्टेशन को खिलौने की तरह तोड़ देना चाहता हो। पॉल निराश होकर कहता है कि उन्होंने इतनी गहराई तक ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए थी। शायद उन्होंने किसी ऐसे रहस्यमयी वजूद को जगा दिया है जिसे छेड़ना ही नहीं चाहिए था। कोई और रास्ता न होने की वजह से सब लोग भारी अंडर वाटर सूट्स पहन लेते हैं। यही सूट्स अब उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वो समुद्र की गहराई में कदम रखते हैं, रोड्रिगो के हेलमेट में दरारें पड़ जाती हैं। पानी के भयंकर प्रेशर से पलक झपकते ही उसका पूरा जिस्म फटकर बिखर जाता है। अपने साथी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर कोई खुद को संभाल नहीं पाता। जब नोरा इस काले गहरे समुद्र की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि ये खामोशी अंतरिक्ष से भी ज्यादा डरावनी है। साथी को खोने के दुख और मौत के डर के साथ वो लोग कार्गो लिफ्ट की छत पर कूदते हैं और अंदर घुस जाते हैं। तब कैप्टन सबको बताते हैं कि जितनी जल्द मुमकिन हो इस बेस से दूर जाना होगा। ये किसी भी वक्त वोल्केनो की तरह फट सकता है। लिफ्ट उन्हें लेकर और गहराई में उतरने लगती है कि तभी स्क्रीन पर किसी पॉड से मदद का सिग्नल दिखाई देता है। कैप्टन जल्दी से लिफ्ट रोक देते हैं और पॉल और स्मिथ को कहते हैं कि वहाँ जाकर देखें। दोनों फिर से सूट्स पहनकर पानी में उतर जाते हैं, मगर बाहर इतना घना अंधेरा होता है कि सूट की लाइट से भी कुछ साफ नहीं दिखता। आगे बढ़ते हुए स्मिथ को महसूस होता है कि अंधेरे में कोई चीज उनका पीछा कर रही है। किसी तरह वो उस पॉड तक पहुंच जाते हैं जहां से सिग्नल आया था, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि पूरा रास्ता किसी अजीब चिपचिपे मादे से लिपा हुआ है। उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। पॉड के अंदर कोई नहीं मिलता तो वो आसपास तलाश करने लगते हैं। तभी केबल्स में उलझा हुआ अपने एक साथी का डेड बॉडी मिलता है। कैप्टन तुरंत उन्हें वापस बुला लेते हैं, मगर उसी वक्त पॉल और स्मिथ देखते हैं कि उस डेड बॉडी की पीठ के अंदर कुछ जिंदा हिल रहा है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक अजीब जानवर बिजली की रफ्तार से बाहर निकलकर पॉल पर हमला कर देता है। स्मिथ किसी तरह उस छोटे क्रीचर को मार देता है और उसे साथ लेकर दोनों वापस लिफ्ट में आ जाते हैं। पॉल बताता है कि वो जीव उस डेड बॉडी को नोच नोच कर खा रहा था। एमिली जब उस क्रीचर को गौर से देखती है तो उसे उसके तेज नुकीले पंजे नजर आते हैं। वो कहती है कि शायद ड्रिलिंग के दौरान गलती से ऐसा कोई गड्ढा खुल गया जहाँ पहले से खतरनाक जीव रहते थे और अब वो गुस्से में आ गए हैं। एमिली की ये बात हो ही रही होती है कि अचानक लिफ्ट की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। नोरा सिस्टम ठीक करने लगती है, मगर जैसे जैसे लिफ्ट नीचे उतरती है, बाहर से कोई बड़ा जीव उसे जोर जोर से धक्का देने लगता है। तभी पॉल की नजर उस छोटे क्रीचर पर पड़ती है और वो सोचने लगता है कि शायद बाहर उसकी माँ है और हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भयंकर झटकों के बीच लिफ्ट के अंदर सब पत्थर बने खड़े रहते हैं। इतनी खामोशी होती है कि अपनी धड़कन तक साफ सुनाई देती है। तब कैप्टन लिफ्ट की छत के कांच पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं और अचानक एक विशाल क्रीचर जोरदार हमला करता है। वो किसी दानव जैसा इंसानी आकार में होता है। सब बुरी तरह डर जाते हैं। तभी बेस के ऊपर वाले हिस्से में जोरदार एक्सप्लोजन होता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि लगता है समुद्र की गहराई में सूरज निकल आया हो। उस धमाके के झटके से लिफ्ट के केबल्स टूट जाते हैं और लिफ्ट तेजी से गिरने लगती है। सब जल्दी से हेलमेट्स पहन लेते हैं और तलाहटी से टकराने से पहले बाहर कूद जाते हैं, मगर एक्सप्लोजन की वजह से ऊपर से भारी लोहे के टुकड़े और मलबा बारिश की तरह गिर रहा होता है। अपनी जान बचाते हुए सब लोग दौड़कर ड्रिलिंग चेम्बर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। चारों तरफ अंधेरा है और उस अंधेरे में अजीब परछाइयां हैं। ड्रिलिंग चेम्बर का दरवाजा भी जैम हो चुका होता है, मगर काफी कोशिश के बाद वो अंदर घुस जाते हैं। ऊपर से फिर एक डरावनी आवाज आती है। कैप्टन सबको बताते हैं कि शायद ये बेस के टूटे हुए हिस्से गिरने की आवाज है। फिर सब उस सुनसान रास्ते जैसी जगह में आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ता और भी संकरा होता जाता है। आखिरकार एक जगह मलबे की वजह से रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। तब नोरा हिम्मत करके कहती है कि वो पानी के नीचे तैरकर दूसरी तरफ जाएगी। हेलमेट पहनकर वो पानी में डुबकी लगाती है और दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहाँ से वो बाकी सबको इशारा करती है। एक एक करके सब दूसरी तरफ आ जाते हैं,
लेकिन सबसे आखिर में पॉल रह जाता है। तभी पॉल को महसूस होता है कि पीछे के अंधेरे पानी में कोई मौजूद है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, एक अजीब क्रीचर पानी में गायब हो जाता है। कैप्टन बार बार आवाज देते हैं, मगर पॉल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मजबूर होकर सब पॉल की केबल खींचने लगते हैं। कुछ देर बाद पॉल वापस आ जाता है और सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल पॉल की केबल कोई अदृश्य ताकत दूसरी तरफ से जोर से खींच लेती है। डर के मारे पॉल चिल्लाने लगता है। बाकी लोग घबराकर केबल काटने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पलक झपकते ही पॉल के जिस्म का एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है। खून से हेलमेट भर जाता है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये मंजर देखकर बाकी सब डर और दहशत में वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद कैप्टन रेडियो से ऊपर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। पॉल की मौत के बाद सब पूरी तरह टूट चुके होते हैं। एक एक करके उनके साथी किसी अदृश्य ताकत के हाथों मारे जा रहे थे। तभी वो एक कंट्रोल रूम में आते हैं, जहाँ बाहर का मंजर साफ दिखाई देता है। उनकी ड्रिलिंग मशीन इतनी बुरी तरह मुड़ी तोड़ी पड़ी होती है जैसे किसी ने खिलौने की तरह तोड़ दी हो। स्मिथ हैरान होकर कहता है कि 6000 टन वजन की मशीन का इस तरह खत्म होना क्या सच में मुमकिन है? एमिली कांपते हुए कहती है कि ये सब उनकी अपनी गलती है। उन्होंने समुंदर की गहराई को छेड़ा और अब समुंदर उनसे बदला ले रहा है। शायद उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कैप्टन सबको धीरज देते हुए कहते हैं कि यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रुकना चाहिए, मगर स्मिथ बताता है कि उसका सूट डैमेज हो चुका है और बाहर जाने पर प्रेशर सह नहीं पाएगा। इसलिए वो सबको कहता है कि उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। स्मिथ कहता है कि उसके साथ रहने से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, मगर कैप्टन हिम्मत देकर किसी तरह उसका सूट ठीक कर देते हैं। फिर सब पानी के अंदर से ड्रिलिंग साइट की तरफ निकल पड़ते हैं। पानी के अंदर चारों तरफ अंधेरा है। तभी नोरा को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। टॉर्च जलाकर देखती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। फिर भी डर बना रहता है। अचानक एक अजीब क्रीचर तैरता हुआ उसके सामने से निकल जाता है। सब डर कर अंधेरे में इधर उधर देखने लगते हैं। कैप्टन तुरंत सूट की लाइट्स बंद करने का हुक्म देते हैं। इसी दौरान स्मिथ कहीं नजर नहीं आता। तलाश करने पर नोरा देखती है कि कोई अजीब चीज स्मिथ को घसीट कर ले जा रही है। नोरा हिम्मत करके उस क्रीचर के पीछे जाती है। वो स्मिथ को एक संकरी गुफा में ले जाता है। कैप्टन तुरंत उसी गुफा में घुस जाते हैं और काफी अंदर जाने के बाद स्मिथ जिंदा मिलता है। कैप्टन उसे खींचकर बाहर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद कैप्टन को याद आता है कि स्मिथ की गन गुफा में ही रह गई। वो फिर से अंदर जाते हैं, मगर जैसे ही वापस लौटने लगते हैं, गुफा की गहराई से एक भयंकर मॉन्स्टर निकलकर कैप्टन को पकड़ लेता है और ऊपर खींचने लगता है। कैप्टन की सूट की केबल में फंसने की वजह से नोरा भी साथ खींची चली जाती है। पानी के अंदर संघर्ष करते हुए दोनों एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जा टकराते हैं। प्लेटफॉर्म के किनारे लटकते कैप्टन को देखकर नोरा उन्हें बचाने की कोशिश करती है। तभी वो भयंकर क्रीचर फिर सामने आ जाता है। इतना विशाल कि लगता है ये इस दुनिया का जीव ही नहीं है। वो अपना मुंह खोलकर नोरा के हेलमेट को निगलने की कोशिश करता है। उसी वक्त कैप्टन अपनी नाइफ निकालकर उस मॉन्स्टर पर वार करते हैं। दर्द से तड़पकर वो मॉन्स्टर तेजी से दोनों को ऊपर खींचने लगता है। कैप्टन समझ जाते हैं कि अगर इसी रफ्तार से ऊपर गए तो पानी का प्रेशर सूट फाड़ देगा। वो नोरा से कहते हैं कि केबल काट दो, वरना वो भी मर जाएगी, मगर नोरा तैयार नहीं होती। तब कैप्टन खुद ही अपनी नाइफ से केबल काटकर खुद को अलग कर लेते हैं। अगले पल एक भयंकर एक्सप्लोजन में कैप्टन की मौत हो जाती है। उनका जिस्म पानी में बिखर जाता है। इस झटके से नोरा नीचे तलाहटी में बेस के एक छोड़े हुए हिस्से में जा गिरती है। वो जगह सुनसान और खामोश होती है। अंदर जाकर नोरा मानसिक रूप से टूट जाती है। उसे नहीं पता कि स्मिथ और एमिली जिंदा हैं या नहीं। वो रेडियो से दीवानों की तरह उनसे संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर नोरा वहाँ पड़े पुराने उपकरणों से किसी तरह सूट ठीक करके पहन लेती है और दोबारा पानी में उतरती है। तभी रेडियो में एमिली की आवाज आती है। नोरा दूर अंधेरे में एमिली के सूट की लाइट चमकते देख लेती है। पहुंचकर देखती है कि एमिली स्मिथ को घसीटते हुए आगे जा रही है, क्योंकि स्मिथ बुरी तरह घायल हो चुका था। नोरा एमिली को तसल्ली देती है और दोनों मिलकर स्मिथ को खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। हर तरफ डरावना माहौल है। हर पल ऐसा लगता है कि कोई भयंकर परछाई उन्हें देख रही है। कई साथियों को खोने के बाद आखिरकार वो ड्रिलिंग साइट तक पहुंच जाते हैं, मगर वहां खुशी की जगह और ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि मेन गेट तक पहुंचने के लिए बीच में एक पुल पार करना पड़ता है और उस पूरे पुल पर हजारों खतरनाक क्रीचर्स नींद में पड़े होते हैं। अगर एक भी जाग गया तो पल भर में सब कुछ खत्म हो सकता है। कोई और रास्ता न होने की वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, मगर बदकिस्मती से एक क्रीचर जाग जाता है और
नोरा पर हमला कर देता है। नोरा चिल्लाकर एमिली को भागने के लिए कहती है। वो क्रीचर अपना मुंह खोलकर नोरा को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा डरने की जगह हिम्मत दिखाती है और अपनी गन से उस क्रीचर के पेट में गोली मार देती है। वो वहीं मर जाता है और नोरा उसका जिस्म चीरकर बाहर निकल आती है, मगर तब तक आसपास के बाकी मॉन्स्टर्स जागने लगते हैं। नोरा गन रीलोड करने ही वाली होती है कि अचानक वो प्लेटफॉर्म जिस पर ये क्रीचर्स थे ऊपर उठकर अंधेरे में गायब हो जाता है। उसी वक्त नोरा सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर एक विशाल छाया देखती है। ध्यान से देखने पर उसका दिल ठहर सा जाता है। उसके सामने एक दानव जैसा समुद्री राक्षस खड़ा होता है। वो इतना विशाल था कि उसके सामने 50 मंजिला बिल्डिंग भी खिलौने जैसी लगती थी। अपनी जान बचाने के लिए नोरा तेजी से मेन गेट की तरफ दौड़ने लगती है। वो विशाल मॉन्स्टर अपने पैर से पुल पर इतनी जोर से हमला करता है कि पानी के नीचे परमाणु बम फटा लगता है। उस धमाके के झटके से नोरा दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। अगले पल एमिली नोरा को खींचते हुए मेन गेट के अंदर ले आती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। तीनों किसी तरह अंदर आ जाते हैं, मगर खतरे खत्म नहीं हुए। वो विशाल मॉन्स्टर पूरे ड्रिलिंग साइट को जमीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। किसी तरह आगे बढ़ते हुए वो पॉड रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ 3 पॉड्स होते हैं, मगर सिर्फ 2 काम कर रहे होते हैं। बिना वक्त गवाए नोरा और एमिली स्मिथ को एक वर्किंग पॉड में बिठाकर ऊपर भेज देते हैं। फिर नोरा एमिली से कहती है कि वो दूसरे पॉड में बैठ जाए, मगर एमिली समझ जाती है कि बचा हुआ पॉड खराब है। वो नोरा को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। नोरा उसे समझाती है कि स्मिथ के साथ उसका पूरा भविष्य है, इसलिए उसे जाना ही होगा। एमिली रोते हुए कहती है कि नोरा को जरूर वापस आना होगा, वो उसका इंतजार करेगी। ये सुनकर नोरा एमिली का पॉड लॉन्च कर देती है। अब पूरे बेस में सिर्फ नोरा अकेली रह जाती है। उसी वक्त पॉड रूम की कांच की दीवारों पर बाहर से छोटे छोटे क्रीचर्स हमला करना शुरू कर देते हैं। नोरा चेक करती है और देखती है कि हजारों क्रीचर्स स्मिथ और एमिली के पॉड्स का पीछा कर रहे हैं। नोरा गहरी सांस लेकर बेस के पावर कोर को अपने हाथों से ओवरलोड कर देती है। इससे पूरे बेस का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड चालू हो जाता है। काउंटडाउन खत्म होते ही भयंकर एक्सप्लोजन होता है, इतना ताकतवर कि वो विशाल समुद्री मॉन्स्टर भी नहीं बचता। उसके साथ बाकी तमाम क्रीचर्स भी खत्म हो जाते हैं। इस तरह नोरा अपनी जान कुर्बान करके अपने दोनों साथियों की जिंदगी बचा लेती है। बाद में न्यूज में दिखाया जाता है कि ड्रिलिंग साइट से 2 क्रू मेंबर्स को जिंदा निकाला गया है और इसी के साथ ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। ये कहानी ये पैगाम देती है कि जब इंसान कुदरत की हदों को पार करने की कोशिश करता है तो कुदरत उसे एक सख्ती याद दिलाती है कि कुछ हदें होती हैं जो तोड़ी नहीं जाती।